नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती केवीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। साथियों, प्रदेश यात्रा नाम की हमारी श्रृंखला चल रही है। हर जिले के हर जरूरी तथ्य को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि पटवारी, दूसरे एग्जाम और एमपीपीएससी प्रीलिम्स इन सभी के लिए आपकी मदद हो सके। इसी क्रम में आज का हमारा जिला है भिंड। तो भिंड की बात करेंगे, पर आप सभी जानते हैं साथियों, किसी भी जिले में सबसे पहले हम नक्शे का अध्ययन करते हैं। 4 बिंदु देखते हैं, वे बिंदु जो हर एग्जाम में आते हैं। पहला बिंदु, जो संबंधित जिला है, मतलब किसकी बात हो रही है, भिंड की, वो जिला पड़ोस के किन जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। तो साथ ही जो भिंड है वो एक तो मुरैना, एक ग्वालियर और एक दतिया। जी हां, मुरैना, ग्वालियर और दतिया, इन 3 जिलों की सीमाओं को स्पर्श कर रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो जिला है ये क्या पड़ोस के किसी राज्य की सीमा को स्पर्श कर रहा है, और यदि कर रहा है तो किसकी? तो देखिए, भिंड जो है वो यहां से उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। केवल एक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश की। बाकी इसका जो पड़ोस वाला है मुरैना, वो 2 राज्य की सीमा को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश भी और इधर से देखे तो राजस्थान को। ठीक, पर भिंड जो है वो एक ही राज्य की सीमा को स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश के कुल 6 जिले हैं ऐसे जो एक से ज्यादा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, मतलब 2 राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। चलिए, तीसरा बिंदु हम क्या देखते हैं कि जो जिला है वो किस संभाग का पार्ट है। तो साथियों, जो भिंड है वो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक, और चौथा और आखिरी बिंदु, भिंड जो है वो किस पठार का भाग है। साथियों, 2 पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है भिंड। एक तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत भी आता है और दूसरा मध्य भारत के पठार के अंतर्गत भी आता है। तो ये भी पता होना चाहिए, 2 पठारों को कवर कर रहा है, एक मध्य भारत का पठार और दूसरा बुंदेलखंड का पठार। दैट्स इट। ये 4 बिंदु हम जरूर देखते हैं नक्शे के अंतर्गत, और मैं बार बार आपको चेताता हूं कि आप बिना नक्शे का अध्ययन किए या बिना मैपिंग किए आप रट नहीं सकते इन बिंदुओं को। हाँ, आप ज्यादा से ज्यादा ये रट सकते हो कि कोई सा जिला किस संभाग में है। आप ज्यादा से ज्यादा ये रट सकते हो कि किस पठारी क्षेत्र में आता है, थोड़ा बहुत याद कर लेते हो। बट फिर भी जो सीमा के स्पर्श वाली बात है और ये वाली चीज आपको कंफ्यूज कर देंगी, और विगत वर्षों में यहां से प्रश्न आ रहे हैं। चलिए देखिए, तथ्यों की बात करें तो तथ्य तो भैया अनगिनत है, मैं कुछ कवर करा दूंगा। अब मैं अभी जब भिंड तैयार कर रहा था तो पुराने वाले जिले से संबंधित और फैक्ट दिख रहे थे जो मैं कवर नहीं कर पाया। कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं मुरैना करा चुका हूं, मुरैना का मेरा वीडियो रिलीज हो चुका है, बट उससे संबंधित 2-4 तथ्य मुझे और मिले जो मुझसे छूट गए थे। तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। हम पूरे फैक्ट तो कभी भी कोई भी व्यक्ति कवर नहीं कर सकता। बस प्रयास ये होता है ज्यादा से ज्यादा तथ्य कवर किए जाएं, और कम से कम उन तथ्यों को जरूर कवर किया जाए जहां से प्रश्न आ रहे हैं। तो जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है, यहां से बन रहे हैं प्रश्न। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास। तो सबसे पहले हम किसी भी जिले की मैपिंग के बाद ये देखते हैं कि भाई ऐतिहासिक संदर्भों में इसका क्या रोल रहा है, यहाँ के कौन कौन लोग किस किस मामले में सक्रिय रहे। तो भिंड की यदि मैं बात करूं तो पहली बात तो मध्य प्रदेश के जितने भी उत्तरी जिले हैं, चाहे वो भिंड हो, चाहे वो मुरैना हो, चाहे वो ग्वालियर हो, उन सभी क्षेत्रों से लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। साथियों, मैंने मुरैना में भी समझाया था, लोह युगीन संस्कृति मतलब क्या? ऐसी संस्कृति या ऐसे युग की संस्कृति जहां के लोग अपने हर तरह के उपकरण में लोहे का प्रयोग कर रहे थे। उनके दैनिक दिनचर्या में, जीवन यापन में लोहे का बड़ा रोल था। मतलब यदि उनके औजार हैं, उनके बाकी के बर्तन और उपकरण हैं, उनके हथियार हैं, हर चीज काहे की थी? लोहे की बनी थी। मतलब लोहे की खोज हो चुकी थी। ठीक, तो इस तरह के लोगों को या इस तरह के समाज को कहा जाता था लोह युगीन संस्कृति। तो उसके एविडेंस कहां से मिले, इस तरह के समाज के एविडेंस एमपी में कहां से मिले? तो भिंड, मुरैना, श्योपुर। और मैंने पुराने लेक्चर में भी स्पष्ट किया था कि लोहे की खोज तो बहुत बाद में हुई है। लोहे के पहले मनुष्य क्या यूज करता था? तो भाई सबसे शुरू में तांबा प्रयुक्त होता था, और उसके भी पहले पाषाण मतलब पत्थर प्रयुक्त होता था। जो आदि मानव थे, जो एंसेस्टर थे हमारे, वो भाई पत्थरों के औजार, हथियार, बर्तन, हर चीज पत्थर की बना रहे थे। तो उनके समय को हम बोलते थे पाषाण युग। पाषाण मतलब पत्थर, है ना। फिर पत्थर के बाद तांबे की खोज हुई, तो वो हर चीज में तांबे का यूज करने लगे, तो उस संस्कृति को क्या कहा गया? ताम्र संस्कृति।
फिर और आगे बढ़े तो तांबा और पत्थर मिक्स होके वो लोग यूज करने लगे, तो कहा गया ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। और फिर क्या आया? लोह युगीन संस्कृति। बाद में लोहे की खोज हुई थी उत्तर वैदिक काल के एंड में। ठीक, चलिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न सीधे आएगा कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से या किस हिस्से से इस वाली संस्कृति के साक्ष्य मिले। अच्छा, ऐतिहासिक संदर्भों में एक प्रमुख व्यक्ति की समाधि भी यहां पर है साथियों, मल्हार राव होलकर। मल्हार राव होलकर जी की समाधि कहां है? ये सीधे प्रश्न बनता है तो भिंड में है। इतिहास वाले सेक्शन में ही हमने उसको डाला है, ठीक, उस वाले फैक्ट को, क्योंकि मल्हार राव होलकर जी एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। चलिए, भौगोलिक संदर्भों में जो बात हम करते हैं, अधिकांश बात नक्शे में हो चुकी है। पहली, पड़ोस के जिले तो हमने देखा था दतिया, ग्वालियर और मुरैना। पड़ोस का राज्य उत्तर प्रदेश। पठार, दो पठार, बुंदेलखंड और मध्य भारत का पठार। संभाग भी देखा था, चंबल संभाग। और ये नहीं देखा था सर, एक विशेष बिंदु है कि न्यूनतम वर्षा भिंड 55 सेंटीमीटर के आसपास। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहां होती है? तो उसमें भिंड का नाम रेखांकित होता है, 55 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यह पता होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, भिंड के अंतर्गत कुछ जरूरी पर्यटक स्थल हैं, और मैं ये बात भी बार बार रेखांकित करता हूं कि स्थलों पर भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं, और स्थलों में थोड़ा सा दायरा बढ़ गया है। पहले बस ये पूछा जाता था, बताइए ये वाला पर्यटक स्थल किस जिले में है, बस बात खत्म हो जाती थी। अब आजकल केवल पर्यटक स्थल नहीं, किसी जिले के अंदर जो तहसीलें होती हैं, यदि कोई प्रसिद्ध तहसील है तो वो भी पूछ लेते हैं, तहसील का नाम दे देते हैं, बताइए इसका संबंध किस जिले से। तहसील छोड़िए, यदि कोई खनिज की खदान है तो वो खदान का नाम देके पूछ लेते, बताइए कहां से संबंधित है। तो स्थलों में इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, केवल पर्यटक स्थल में ये नहीं पूछा जा रहा आजकल कि भाई कहां स्थापित है, किस जिले में। यह भी पूछा जा रहा है कि जिसने स्थापित किया किस शताब्दी में किया। तो पहले तो हम बस ये करके चले जाते थे कि भाई कोई भी पर्यटक स्थल किस जिले में है, और दूसरा किसने स्थापित किया। अब ये भी देखना है कि किस शताब्दी में स्थापित किया, थोड़ा सा दायरा बढ़ाना है यदि आप पुराने प्रश्न पत्र देखें तो। चलिए, पर्यटक स्थल की बात करें तो जैसा मैंने कहा, अटेर का किला यहां विद्यमान है। अटेर का किला, देखिए क्या फैक्ट है उसके लिए। चंबल घाटी के भिंड में देवगिरी पहाड़ी पर, तो आपको यह पता होना चाहिए देवगिरी पहाड़ी कहां? भिंड में। चलिए, उधर ये अवस्थित थे। निर्माता इसके कौन थे? भदौरिया राजा, जिनका नाम है बदन सिंह। तो बदन सिंह जो है वो किस वंश से संबंधित है? भदौरिया वंश से संबंधित है, यह भी पता होना चाहिए। अच्छा, कब की स्थापना? 1664 से 1668 के बीच, मतलब हम ये कह सकते हैं कि 17वीं शताब्दी। जनरली वो शताब्दी में पूछता है प्रश्न कि बताइए किस शताब्दी में स्थापना हुई। और आप जानते हैं कि 1601 से 1699 का जो टाइम पीरियड है उसे 17वीं शताब्दी कहेंगे। ठीक, तो 17वीं शताब्दी में अटेर के किले की स्थापना हुई राजा बदन सिंह ने की, जो कि भदौरिया वंश से संबंधित है। और कहां की? भिंड की देवगिरी पहाड़ी पर। अच्छा, इसमें 12 खंबा महल और खूनी दरवाजा प्रसिद्ध है। अब जो अटेर का किला है उसमें भी खास क्या है? तो उसमें खास है 12 खंबा महल और खूनी दरवाजा। ये भी प्रश्न आ जाएगा कि 12 खंबा महल कहां है, ये भी आ जाएगा। खूनी दरवाजे का संबंध किससे? तो अटेर के किले से। अच्छा, राजपूत डैश मुगल शैली का ये मिश्रण है, इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं, यह भी पूछा जाएगा। देखिए, मुगल ने भारत में लंबे वर्षों तक शासन किया, 321 वर्षों तक शासन किया लगभग। तो उन्होंने एक नई स्थापत्य शैली, स्थापत्य मीन्स निर्माण करना, स्थापना करना, तो जो उन्होंने स्मारक और ये सब बनवाया उसकी एक अलग तरह की शैली थी। तो मुगल शैली और राजपूतों की जो शैली चली आ रही, इंडियन शैली, वो शैली का मिश्रण ये माना जाता है अटेर का किला। चलिए, गोहद का किला दूसरा ये देख लेते हैं। भिंड जिले में बैसती नदी के किनारे, नदी भी पता होना चाहिए। निर्माण किसने कराया? जाट राजा महासिंह ने। कब कराया? देखिए शताब्दी, 6ठी शताब्दी में कराया भी है। अच्छा, अनूठी निर्माण शैली व वास्तुकला के लिए 2017 में यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड इसे दिया गया। कौन सा अवार्ड मिला भैया? गोहद के किले को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड।
कब का? 2017 का। ये पता होना चाहिए। किसने स्थापित किया? तो दोस्तों जाट राजा महासिंह ने किया। कब किया? 6ठी शताब्दी में किया। ये कुछ जरूरी पर्यटक स्थल हम देख रहे थे भिंड से संबंधित। अच्छा, एक जिला एक उत्पाद। आप सभी जानते हैं कि शासन द्वारा, सरकार द्वारा किसी जिले के किसी खास उत्पाद को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने के लिए, ताकि वो उत्पाद उस जिले के नाम से जाना जाए, उस जिले के उस उत्पाद की डिमांड बढ़ जाए, वहां के लोगों की आवक बढ़ जाए। ठीक, तो इस मतलब एक तरह से प्रमोट करना। तो किसी भी जिले के किसी खास उत्पाद को प्रमोट करने के लिए, उसे उस नाम से पहचाना जाने के लिए एक जिला एक उत्पाद की एक नई शुरुआत सरकार द्वारा की गई है। तो भिंड से सरसों को एक जिला एक उत्पाद में शामिल किया गया है। और सरसों जो है, हमने पुराने लेक्चर में देखा था, मुरैना से भी एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल है। तो मुरैना और भिंड दोनों का एक जिला एक उत्पाद क्या है? सरसों। दोस्तों ये भी याद रखना है कि कई उत्पाद ऐसे हैं जो एक से ज्यादा जिलों के नाम से शामिल हैं। टोटल 52 जिले हैं और लगभग 38 उत्पाद हैं। तो 38 उत्पाद हैं और 52 जिले हैं हमारे। अब तो 53 होने वाले हैं जिले। मऊगंज घोषित हो गया है, मतलब एक उत्पाद एक से ज्यादा जिलों का भी है। तो सरसों जो है वो भिंड और मुरैना का है। चलिए पशु की बात कर लेते हैं। तो एक है जमुनापरी। ये क्या है भाई? देखो प्रश्न ऐसे बनेगा कि जमुनापरी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बकरी की एक नस्ल है, मतलब एक प्रकार की बकरी है जमुनापरी। अच्छा, दूसरा कहां पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के भिंड में पाई जाती है। ओके, और यह भारतीय नस्ल में सबसे बड़ी नस्ल है। तीसरा पॉइंट ये पता होना चाहिए। तीनों प्रश्न सीधे बन सकते हैं। तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय नस्ल में सबसे बड़ी बकरी की नस्ल कौन सी है? तो जमुनापरी है। जमुनापरी क्या है? बकरी की नस्ल है। और जमुनापरी कहां पाई जा रही है? मध्य प्रदेश के भिंड में पाई जा रही है। ठीक, दूसरा बंदवारी। बंदवारी क्या है भैया? भैंस की नस्ल है। और ये जो है वो ग्वालियर और भिंड दोनों जगह पाई जाती है। और ये जो है वो मध्यम खच्चर आकार की होती है। ठीक, खच्चर के आकार जैसा इसका आकार होता है। तो सीधे प्रश्न बनेगा बंदवारी क्या है? तो आपको पता होना चाहिए भैंस की एक नस्ल है और ग्वालियर भिंड में पाई जाती है। जनांकिकी से संबंधित कुछ जरूरी बिंदु देखेंगे। पहला बिंदु, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या भिंड में है। अनुसूचित जनजाति आप जानते हैं एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो न्यूनतम शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या कहां पर है? भिंड में। चलिए दूसरा फैक्ट, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत भी भिंड में है। मतलब एसटी का परसेंटेज वाइज देखें तो परसेंटेज वाइज भी सबसे कम कहां है? भिंड में। और जनसंख्या के हिसाब से देखें 1 2 3 4 5 ऐसे गिने तो उस आधार भी कहां पर न्यूनतम है? भिंड पर। भिंड में न्यूनतम है। तो भिंड में अनुसूचित जनजाति के लोगों की न्यूनतम जनसंख्या भी है और न्यूनतम प्रतिशत भी है। दोनों चीजों का न्यूनतम है। अच्छा, इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों में भी भिंड नंबर 1 है। और दोस्तों इसका आंकड़ा भी पता होना चाहिए। आप जानते हैं लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं सेक्स रेशियो। क्या होता है? प्रति 1000 पुरुष पर कुल कितनी महिलाएं हैं, उसे लिंगानुपात कहते हैं। पुराने लेक्चर में बताया है मैंने। तो प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या है 837। कितना कम है देखिए आप। मतलब महिलाएं कितनी कम है और पुरुष कितने ज्यादा हैं। इससे यह पता चल रहा है कि भ्रूण हत्या और बच्चियों के जन्म हो जाने के बाद उनको मार देना, लिंग परीक्षण करवाना, ये सब प्रचलन इस क्षेत्र में अच्छे खासे हैं, जो कि गलत बात है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले में नंबर 1 पे है भिंड। और आंकड़ा जैसा मैंने कहा पता होना चाहिए। नंबर 2 पे मुरैना। चलिए अगला देखते हैं। न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात, मतलब ग्रामीण जनसंख्या में भी न्यूनतम लिंगानुपात कहां है? भिंड में ही। समझ रहे हैं आप? तो हर मामले में चाहे ग्रामीण लिंगानुपात हो चाहे सामान्य लिंगानुपात हो, दोनों में सबसे कम है भिंड में। और एसटी भी सबसे कम पाए जा रहे हैं भिंड में, परसेंटेज वाइज भी और संख्या वाइज भी। चलिए चारों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बनते हैं। अगला देखें कुछ जरूरी तथ्य। देखिए एक तथ्य तो वो जो हमने कल आपको बता दिया था जब मुरैना बता रहे थे कि मुरैना भिंड को बागियों का गढ़ कहा जाता है और मुरैना को सरसों की नगरी कहा जाता है। कल पढ़ चुके हैं हम कल वाले लेक्चर में। अच्छा, लोकसभा सीटों का आरक्षण। जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश
के कुल 4 स्थान ऐसे हैं जो एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हैं। उन 4 स्थानों में उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़ है। तो भिंड उन 4 जिलों में से एक है जहां एससी मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए सीट रिजर्व है जब लोकसभा चुनाव होंगे तब। ठीक, मतलब लोकसभा चुनाव में जो कैंडिडेट खड़े होंगे वो एससी कैटेगरी के ही होने चाहिए। ठीक है भैया। अच्छा, मालनपुर एक क्षेत्र है भिंड का। मालनपुर प्रश्न आता है, मालनपुर कहां है? तो भिंड में है। ठीक, मध्य प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा यहां औद्योगिक केंद्र स्थापित किया गया। मैं हर लेक्चर में रिपीट करता हूं, अब तो मैं भी थक गया हूं रिपीट कर करके, पर हो सकता है कई हमारे साथी पहली बार मेरा कोई लेक्चर देख रहे हो, तो मैं दोहरा देता हूं हर बार इस चीज को कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा हमारे स्टेट में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। तो उसी प्रयास के क्रम में मध्य प्रदेश सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में कुल 26 औद्योगिक केंद्र स्थापित कर चुकी है मतलब। और जो केंद्र सरकार है उसने 6 औद्योगिक केंद्र स्थापित किए। तो केंद्र ने कितने किए? 6, और मध्य प्रदेश सरकार ने कितने किए? 26। तो उन केंद्रों में से एक केंद्र मालनपुर भिंड में भी है। ठीक है, तो मालनपुर भिंड औद्योगिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चलिए अब देखिए, अब एक नया फैक्ट है जो ज्यादा पुराना नहीं है। देखिए, भिंड जिले के इसी मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में इजराइल के सहयोग से, ये पता होना चाहिए किस देश के सहयोग से, इजराइल के सहयोग से विश्व स्तर के हथियार उत्पादन इकाई, विश्व स्तर के हथियार बनाना, विश्व स्तर के हथियार उत्पादन इकाई, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है पुंज लाइट डिफेंस सिस्टम का उद्घाटन किया गया। यह देश में निजी क्षेत्र की पहली छोटी हथियार निर्माण इकाई है। यह देश की पहली ऐसी इकाई है जो निजी क्षेत्र की मतलब प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाई जा रही है और हथियार का निर्माण कर रही है। क्लियर? किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से। क्या नाम है? पुंज लाइट डिफेंस सिस्टम। क्या कर रही है? हथियार का उत्पादन। कहां? मालनपुर भिंड में। क्या बात है? क्लियर? ये थे कुछ जरूरी तथ्य भिंड से संबंधित।